हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव बाय लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के बारे में जिक्र कर लिए थे। हम पीछे की बातों को थोड़े से रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ने का कार्य करते हैं। कल हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे, यानी कि दर्पण क्या होता है। इसमें हमने बताया था कि किसी कांच के एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराती हैं, उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के हमने दो भाग बताया था, एक जो था समतल दर्पण, एक था उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में हमने बताया था किसी समतल कांच के एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं तो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने इसमें जो देखा गया गोली दर्पण की बात की थी। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं, बोलेंगे किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब इसमें जो देखा गया था, गोली दर्पण के हमने दो भाग बताए थे, एक था उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। हमने बताया था कि किसी या बोलेंगे गोली दर्पण का वह भाग जिसके आंतरिक भाग पर पालिश की हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर इसके बाद हमने बताया था अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमने बताया था यानी कि गोली दर्पण का वह भाग जिसके बाहरी भाग पर पालिश की हो तथा आंतरिक भाग से परावर्तन कराते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में जो देखा गया था, हमने बताया था एक ट्रिक जिसमें अ से अवतल होता है और अ से अंदर से परावर्तन होता है, और उत्तल में बताया था उ से उत्तल होता है और उ से ऊपर से परावर्तन होता है। तो इसमें हमने कुछ इसके डायग्राम के बारे में बता दिया था कि उत्तल दर्पण में जो देखा जाता है कुछ इसकी आकृतियां इस तरह से होती हैं। अब इसमें उत्तल दर्पण में आंतरिक भाग पर हम पालिश कर देते हैं इसके, और फिर इसके बाद बाहरी भाग से इसमें जो देखा जाता है परावर्तन कराया जाता है, इसको कह दिया जाता है यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। लेकिन जब इसके आंतरिक भाग से परावर्तन कराते हैं, इसके बाहरी भाग पर पालिश कर दी जाए और आंतरिक भाग से जब परावर्तन कराया जाता है, इसको कहा जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब इसमें जो देखा जाएगा यानी कि दर्पण के इसमें जो देखा जाएगा, अवतल दर्पण में बाहरी भाग पर पालिश होती है, अंदर से परावर्तन, यानी कि अ से अवतल होता है और अ से अंदर से परावर्तन, उ से उत्तल होता है और उ से ऊपर से परावर्तन। तो यहाँ पर जो देखा जाता है इस प्रकार से हम उत्तल और अवतल का स्पष्टीकरण करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को जो है यानी कि आगे पढ़ना है, यानी कि गोली दर्पण जो होते हैं उनके कुछ मुख्य भाग के बारे में जानकारी हम लोगों को लेनी है। अब इसमें गोली दर्पण के बारे में हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि गोली दर्पण जो देखा जाता है या किसी ना किसी कटे हुए गोले का भाग होता है। इसके अगर हम एक भाग पर पालिश कर देते हैं और दूसरे से परावर्तन कराते हैं तो यहां से एक एक्सिस निकलती है जिसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। और यहाँ पर जो देखा जाता है इसको कह दिया जाता है इसके यानी कि इस जिस गोले का यह कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम कह देते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तथा इसमें जो देखा जाता है इसके यानी कि वक्रता केंद्र और यहाँ पर जो देखा जाता है दर्पण का जो मध्य भाग होता है इसको हम ध्रुव कहते हैं। और फिर इसके बाद यानी कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का जो बीच का भाग होता है इसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु। और फिर इसके बाद जो देखा जाता है यानी कि यहां से ध्रुव से जो देखी जाती है हमारी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है इसको वक्रता
त्रिज्या कहते हैं। और फिर इसके बाद ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की यह जो दूरी होती है, इस दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। फोकस दूरी। और फिर इसके बीच में जो देखा जाता है, यानी कि फोकस, अगर इस दर्पण को क्या किया जाए, यहां से सीधे सीधे मिलाया जाए, तो दर्पण के दोनों बाहरी भागों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसको कहा जाता है द्वारक। द्वारक। और फिर इसके बाद जो देखा जाए, यानी कि दर्पण के किसी बिंदु से जब हम क्या करते हैं, यानी कि इसके वक्रता केंद्र पर एक लंब डाला जाता है, इसको कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब। यानी कि इस तरह से, यानी कि दर्पण के कुछ मुख्य भाग होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। अब इसमें जो देखा जाता है मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो मुख्य अक्ष जो देखा जाता है, बोलेंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के सम्मुख जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के सम्मुख जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो बोलेंगे यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के सम्मुख जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि यह रेखा जो है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के सम्मुख जो जा रही है, इसी रेखा को कह दिया जाता है मुख्य अक्ष। अब इसके बाद जो देखा जाता है, यानी कि मुख्य अक्ष के बाद थोड़ी सी वक्रता केंद्र के बारे में जानकारी लेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो यह गोली दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, यानी कि गोली दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि यह जो गोले का मुख्य केंद्र होता है, यही वक्रता केंद्र कहलाता है। अब यहाँ से थोड़ी सी इसके बारे में देखेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको देख लिया जाए। वक्रता केंद्र, अब इसमें बोलेंगे यानी कि गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण जो पूरा एक सर्किल के रूप में होता है, अब यहां से यहां तक देखा जाए तो हमारा दर्पण इतना ही होता है, इतने हिस्से को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा जो सर्किल के रूप में मिलता है, इसका जो केंद्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता केंद्र को जो देखा जाता है, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो देखा जाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, बोलेंगे कि गोली दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे, यानी कि यहाँ पे देख लिया जाएगा कि द्वारक क्या होता है।
अब द्वारक की बात कर ली जाए कि आखिर यह द्वारक क्या है। ये वाली रेखा जो देखी जा रही है, यानी कि इसके बाहरी भाग पर हमने पालिश कर दिया तो आंतरिक भाग से परावर्तन इसके होगा। तो बोलेंगे कि गोली दर्पण के यानी कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के अंतिम सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारक कहते हैं। यानी कि यह द्वारक क्या होता है, तो बोलेंगे गोली दर्पण के यानी कि परावर्तक तल के अंतिम सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारक कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के अंतिम सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारक कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे यानी कि द्वारक क्या होता है, द्वारक इसमें लिखेंगे यानी कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के अंतिम सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारक कहते हैं, अब इसके बाद हमने बोल दिया यानी कि जो यह गोली दर्पण है हमारा, इस गोली दर्पण के परावर्तक तल से यानी कि जिस भाग से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वापस चली आती हैं, यानी कि उस भाग के अंतिम सिरों को जो रेखा मिलाती है उस रेखा को कहा जाता है द्वारक। तो बोलेंगे गोली दर्पण के परावर्तक तल के अंतिम सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारक कहते हैं। अब इसके बाद जो देखा जाता है यानी कि द्वारक के बाद हम लोग देखेंगे अभिलंब क्या होता है। यानी कि अभिलंब के बारे में हम लोग देखेंगे तो अभिलंब किसे कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि अभिलंब क्या होता है। तो बोलेंगे यानी कि दर्पण के किसी बिंदु से उसके वक्रता केंद्र पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर दर्पण के किसी बिंदु से डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। या यानी कि वक्रता केंद्र पर दर्पण के किसी बिंदु से डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अभिलंब क्या होता है, अभिलंब यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब क्या होता है, तो बोलेंगे कि गोली दर्पण के किसी बिंदु से, गोली दर्पण के किसी बिंदु से, यहाँ पे गोली शब्द रहेगा, गोली यानी कि गोली दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब क्या है, यहाँ पे बोलेंगे कि यानी कि गोली दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब इसके बाद हमारा बचा है यानी कि ध्रुव क्या होता है, पहले इसके बारे में देख लिया जाए। तो यहां पर देखेंगे यानी कि ध्रुव क्या होता है।
ध्रुव। तो यहाँ पर बोलेंगे यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यानी कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे यानी कि गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे यानी कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि बोलेंगे गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P का मतलब होता है पोल, पोल मतलब ध्रुव, यानी कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फोकस बिंदु क्या होता है। वक्रता त्रिज्या भी नहीं बताएं, वक्रता त्रिज्या कैसे बताएं। अब पहले थोड़ा सा हम देख लें वक्रता त्रिज्या क्या होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलेंगे यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो बोलेंगे यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। R फॉर यहाँ पर होता है रेडियस, यानी किसे कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या है। तो यहाँ पर ध्रुव है, हमारा वक्रता केंद्र है और यहाँ पर ध्रुव है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी देख लें, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु है जिसे फोकस बिंदु कहा जाता है। अब फोकस बिंदु किसे कहेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी देख लें। फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु में जो देखा जाएगा इसके लिए थोड़ा सा अलग से डायग्राम ले लेते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण है, इसमें यह जो देखी जाती है हमारी मुख्य अक्ष है। यहाँ से प्रकाश की किरणों को डाला जाता है, दर्पण से परावर्तित होकर के यह इस डायरेक्शन में आती है। और फिर इसके बाद इधर से डाला जाता है, फिर परावर्तित होकर के इस बिंदु पे आती है।
इसके बाद जिस बिंदु पर ये मिल गई तो यहाँ पे बोला जाएगा ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो ये सब किरणें जो जा रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, या फिर इसके बाद हम ले लें यहाँ पे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो बात की जाती है, उत्तल दर्पण, तो यहाँ ये इसका मुख्य अक्ष होगा, यह इसका मुख्य अक्ष होता है। इस साइड जो देखा जाता है इसमें, तो यहाँ से प्रकाश की किरणों को क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो प्रकाश की किरणें यहाँ से जाती हैं और इधर चली जाती हैं, लेकिन लगता है कि यह इस बिंदु से होकर जा रही है। यह बिंदु जो हमारा है फोकस है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, जो डॉटेड लाइन इसमें दिखाई गई है यह प्रतीत हो रही है, रियल में यहाँ पर मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमारा आभासी बनता है, और यहाँ पर जो बनता है यहाँ पर वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। तो बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दें, यानी कि फोकस बिंदु क्या होता है। फोकस बिंदु, तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यानी बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। इनकी फोकस दूरी, फोकस दूरी की बात की जाती है तो बोलेंगे दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि बोलेंगे दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यह फोकस दूरी जो होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अतः फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध आता है, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी का जो देखा जाता है यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी जो होती फोकस दूरी, अर्थात यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं यानी कि f बराबर होता है r/2 के, r बराबर होता है 2f के। तो यहाँ पर जो देखा जाता है यह हमारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि यहाँ पर इसकी एक लंबवत तल होता है, इस तल को कहा जाता है फोकस तल। फोकस तल यानी कि फोकस तल क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फोकस तल, अब यहां पर देखा जाएगा फोकस तल किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। यानी कि फोकस दूरी के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा यानी कि फोकस दूरी के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। यानी कि फोकस दूरी के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। अब यहाँ पर जो देखा गया यही मुख्य भाग था इसका, और इसके बाद जो देखा गया यानी कि आगे हम लोग पढ़ेंगे यानी कि प्रतिबिंब बनने की स्थितियां के बारे में। आज के लिए यहीं तक।